अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायका मुअज़्ज़म। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे आगाज़। सबसे पहले बात कर लीजिए सेनेट इलेक्शन से मुतालिक। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की खाली नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। बलोचिस्तान से सेनेट की 3 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट हाउस, सिंध असेंबली और बलोचिस्तान असेंबली में पोलिंग होगी। इस्लामाबाद की 1 नशिस्त पर यूसुफ रज़ा गिलानी और चौधरी इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया है। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान ने बेशतर अहदाफ हासिल किए। आखिरी किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को $110 करोड़ मिलने का इम्कान है। बिल्कुल, मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा भी चाहता है। मईशत की बहाली का मिशन। IMF के जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक शेड्यूल। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय मुआहदे के तहत आखिरी किस्त लेने के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। अगर IMF के साथ स्टाफ सतह का मुआहदा हो गया तो जायजा मिशन $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। जायजा मिशन की सिफारिशात की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त जारी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF से पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। अगर मुआहिदा तय पा गया तो मुआशी नज़्म ज़ब्त रहेगा। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। कोई स्विच नहीं कि दबाया और मैक्रो इस्तेहकाम के समरात मिलना शुरू हो जाएं, अभी वक्त लगेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़े कर दिया। बोले FBR के इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया है। दोस्त ममालिक ने साफ कह दिया है कि अब इमदाद तिजारत और सरमायाकारी की सूरत में करेंगे। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट का मनसूबा विफाक में ले जाने की बात भी कर दी। वज़ीर ख़जाना को बरामदात से अरबों रुपए आमदनी की उम्मीद भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमने पुख्ता अहद किया था कि चीन के साथ मिलकर काम करेंगे, हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में मजीद कहा पाकिस्तान और चीन मुत्तहिद होकर तरक्की के मकासद को हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की खबर एजेंसी शिन्हुआ को इंटरव्यू देते हुए कहा पाकिस्तान और चीन मुत्तहिद होकर तरक्की के मकासद को हासिल करेंगे। पाकिस्तान को चीनी जिद्दत के मॉडल की तकलीद करनी चाहिए। ये एक अजीम कामयाबी का नमूना और कहानी है। पाकिस्तान सनती पार्क्स, एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। टेक्सटाइल, स्टील जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मनसूबों के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान दरामदी ईंधन की लागत कम करने पर काम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। CPEC मंसूबा गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी को बढ़ा रहा है। CPEC खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के साथ काम कर रहा है। वजीर आज़म ने गुफ्तगू के दौरान दोबारा चीन का दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला ने सूबे के इंतज़ामी उमूर की तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा चारों सूबे विफाक की अकाइयाँ हैं, मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र KP के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। चारों सूबों के साथ हम आहंगी के साथ काम करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में पहली मुलाकात। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी कराई है। IMF से पाकिस्तान के लिए फंड्स रोकने का मुतालबा नहीं किया। हमने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का मुतालबा किया था। एहसन इकबाल ने तस्दीक की कि खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी कराई गई है। लोड शेडिंग का मसला भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उठाया है। ये मेरी पहली मुलाकात थी। वज़ीर आज़म साहब के साथ फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, वो वैसे ही कायम है और उस पर इंशाल्लाह इनको भी एतराज नहीं है और वैसी चीज सामने आती है, वैसा हल्का खुलता है तो उसको सपोर्ट करते करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने
یقین دلایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے افطاری اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا، جس کے لیے وزیر اعظم نے متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فراہمی دستیاب ہو۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقاتوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ قیدی سے ملاقات کے لیے پریزن رولز کیا کہتے ہیں، آپ کو آرڈر کے کس حصے پر اعتراض ہے؟ روزانہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے لیے بہت سی درخواستیں آتی ہیں۔ جیل حکام اگر ٹھیک سے کام کریں تو یہ درخواستیں یہاں نہیں آنی چاہیے۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں درخواستوں پر آج پھر سماعت ہوگی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا کہ مخصوص نشستیں دوسری پارٹیوں کو نہیں دی جا سکتی، اگلے الیکشن تک خالی رہیں گی۔ الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی کے وکلاء کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کا اہل ہونے کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ معاملے پر لاہور ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل کو جواب داخل کرانے کے لیے مہلت دے دی۔ سماعت 25 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے سینٹ الیکشن پر بات ہوئی ہے، امیدواروں کے نام پارٹی فائنل کرے گی۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت ہمیں پیچھے دھکیل رہی ہے، کوریج بھی محدود کر دی گئی، موجودہ حکومت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں رہی۔ سینٹ کے کینڈیڈیٹ سے ریلیٹڈ بھی بحث ہوئی ہے، کچھ کینڈیڈیٹس کو فائنل کیا گیا ہے، لیکن تھرو آؤٹ بحث انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ پہ ہوگی اور پھر فائنل فیصلہ ہوگا پارٹی کا۔ آپ حکومت کے اقدامات کو مد نظر رکھیں، وہ ہمیں بیک برنر پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں دور سے دور لے کے جا رہے ہیں، جبکہ ہماری کوشش ہے کہ پارلیمان میں بات کر کے ہم آگے بڑھیں، لیکن ہمارے ٹائم نہیں ملنے دیا جاتا، پھر ہماری باتوں کو ٹی وی پہ میوٹ کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں اس موجودہ حکومت کی بھی کوئی مورل کریڈیبلٹی بھی نہیں رہی کہ ان لوگوں کو آپ نے ایسے عہدے دے دیے جن کا تقاضا یہی تھا کہ وہ امپارشل ہوں گے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی ایک سیریس ایشو ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کسی اس قسم کی دہشت گردی اور کسی چیز کو لائٹ لیا جائے، لیکن جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو اس کو آئسولیٹ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کہتے ہیں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں واپس مل جائیں گی، موجودہ الیکشن کمیشن سے زیادہ کوئی متاثر نہیں، بول کے پروگرام ایسا نہیں چلے گا۔ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا فارم 45 پر اوور رائٹنگ ہی دھاندلی کا ثبوت ہے۔ سینیٹر عبدالقیوم نے کہا پی ٹی آئی والوں کو ماضی کے فیصلوں سے سیکھنا چاہیے، انہیں اسمبلی میں آ کر سسٹم کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو واپس ہو جائیں گے۔ جو یہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ 3 دن میں کسی بھی پارٹی کو چن لیں۔ وہ ضروری نہیں کہ پارٹی پارلیمنٹ میں ہو، وہ ضروری نہیں کہ پارٹی نے کنٹیسٹ کیا ہو، پھر زیادہ کوئی متعصب الیکشن کمیشن ہو سکتی ہے۔ بالکل ثبوت ہے، اس میں اتنی اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، ہر چیز اس میں مطلب ہے بےہودہ ہے، بےہودہ فارم 45 ہے اور انہوں نے کی ہے ٹیمپرنگ کیا، انہوں نے کیا۔ تحریک انصاف کو فضا ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ابھی ان کو چاہیے کہ اسمبلی کے اندر آئیں اور اپنا زور لگائیں، اور جہاں آپ کو الیکشن کا کوئی ڈاؤٹ ہے وہ آپ کورٹس کے جائیں۔ پیپلز پارٹی رہنما کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے کیونکہ پارٹی نے فہرست ہی جمع نہیں کرائی تھی۔ صوبے کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کی حکومت کو جو ہے مرکز کے ساتھ کوارڈینیشن رکھنی چاہیے۔ آج وہ واویلا کر رہے ہیں کہ ہم اپنا حق لیں گے، ہم کابینہ کا حصہ بننے نہیں جا رہے ہیں، ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل پوسٹس ہیں جو اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے ابھی الیکٹ ہوئے ہیں، آگے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن بھی آ رہا ہے وہ بھی ہوگا، تو ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے، ہم حکومت کو جو ہے سپورٹ کریں گے۔ اور جو ہے یہ سنی اتحاد کونسل ہے، سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ لیگلی جو ہے مرکز کو لکھے اور لیگلی جو ہے اس کو چیز ملے گی۔ یہ کوئی عہدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو صدر یا جنرل سیکرٹری بنانے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ریزرو سیٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں جو سنی اتحاد ہے وہ ریزرو سیٹس کی انٹائٹلڈ نہیں ہے، کیونکہ سنی اتحاد نے نمبر 1 الیکشن ہی نہیں لڑا،
पॉलिटिकल पार्टी ने। नंबर 2, उन्होंने कोई भी सीट असेंबली में नहीं जीती। नंबर 3, उन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं दी अपने रिज़र्व सीट्स के कैंडिडेट्स के। कानून और आइन ये कहता है कि लिस्ट देनी बड़ा ज़रूरी है, अगर लिस्ट नहीं दी तो वो इंटाइटल्ड ही नहीं होते। कौमी असम्बली में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर की गई। करारदाद के मतन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सज़ा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। बिलावल भुट्टो ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय देने पर असम्बली मुबारकबाद देती है। करारदाद मुतालबा करती है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। पाकिस्तान का बड़ा मसला इलेक्शन में धांधली है या नई हुकूमतों की कारकर्दगी। मुल्क की बका के लिए काम करने की बजाय इंतखाबात में धांधली का रोना रोने वालों के मुतालिक अवाम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जो हुकूमत बन चुकी है उसे चलने दें और मुल्क की भलाई का सोचें, ना कि अपनी आपस की लड़ाई में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जाए। उसको चलने दें, उसको बनने दें, उसके साथ मिल के चलें, मुल्क के मुफाद को देखें। ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप आपसी लड़ाई में जो है ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। इलेक्शन में धांधली और ये मेरे ख्याल में बचपन से जितने भी मैं इलेक्शन देखता आया हूँ उनमें यही धांधली का रोना। जो हारता है धांधली की बात करता है, जो जीतता है वो कहता है कि मैं सही तरीके से आया हूँ। लेकिन हमारा मसला वही माशी मसला है, आम शहरी का, मेरा, आपका, सबका। इस टाइम तो देखो जी, माशियत जो है ना उसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बाकी जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन जाने, लेकिन सब पार्टियों को मिलकर जो है ना अभी कोशिश करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में मुस्तकबिल के बारे में। हम एक गरीब बंदा है, हमारा 85,000 रुपया बिल आया है गैस का, हम लोग भूख से मरे। धांधली को हम लोग ने क्या करना। बड़ा मसला इस वक्त माशियत का है। माशियत से कारकर्दगी, जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी कारकर्दगी दिखाए। वहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो, धांधली हुई है या नहीं, हमें इससे गरज नहीं है। कारकर्दगी पर तवज्जो होनी चाहिए, इसी से लोगों को बहुत सा रिलीफ मिल जाएगा। असल इन बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वो कोई भी नहीं देता तवज्जो। पीटीआई वालों को चाहिए कि हुकूमत को काम करने दे, खामखा शोर शराबा करके अब जब तक खुद इक़्तिदार में ना आए दूसरों को इक़्तिदार करने नहीं देगा, उस पॉलिसी पे अमल नहीं करना चाहिए। कि इलेक्शन में धांधली हुई या ना हुई है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हमें नई हुकूमत से ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो हमें हर हवाले से रिलीफ दे। धांधली का रोना तो हर टाइम ही होता है। मेन तो अब ये चीज़ है ना कि अब जो भी गवर्नमेंट आ गई है उसको सब एक्सेप्ट करें, ठीक है, और वो गवर्नमेंट आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक काम करे। साबिका रिवायत के ऊपर जाएंगे तो ये मामला हल नहीं होना है, बल्कि मेरे ख्याल में ये है तमाम पार्टियों को मिल बैठ के, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के, जिनकी हुकूमत आई है उनको चाहिए कि पाकिस्तान के काफ़ी हालात सुधारें, क्योंकि काफ़ी हालात ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान के। इनको चाहिए कि धांधली का रोना छाड़ दे। महंगाई है, महंगाई के दौर में भाई हमें रिलीफ चाहिए, अमन चाहिए इस सूबे में, इस मुल्क में। हमें धांधली से कोई वास्ता नहीं है। ये सब अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं, ठीक है, अवाम भूखी मर रही है, कारोबार है नहीं, हर चीज़ पे आग लगी पड़ी है। हारने वाले पार्टी धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जीतने वाले को जो है ना मुल्क के वसी तर मफाद में, लोगों के मफाद में काम करना चाहिए। धांधली तो शुरू तो ही सुनते आए हैं, धांधली हो गई, वो जीत गया, वो जीत गया। जेड़ा बंदा भी आए आके जेड़ा ना वो अच्छे काम आवाम वास्ते करे ताकि इन्होंने दुआवां मिलन। इस हुकूमत की कारकर्दगी पे अगर हम अभी से सवाल उठाना शुरू करें तो ये गलत बात है। इसे मौका देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। बात कर लीजिए कराची की। कराची में कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। सोराबकोट सुपर हाईवे पर डकैती में मुबैना तौर पर SHO ज़मान टाउन समेत पुलिस एहलकार मुलव्विस निकले। राव रफीक बरतरफ। सच्चल पुलिस ने ज़मान टाउन थाने से SHO समेत 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक थाना सच्चल में दर्ज मुकदमे में ताजिर के अगवा और डकैती से मुतालिक तफ्तीश की जाएगी। 3 रोज कबल ताजिर को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था। ताजिर की गाड़ी में मौजूद 1 करोड़ 18 लाख रुपए रखे गए थे। पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाजिमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान SHO ज़मान टाउन और पुलिस पार्टी मुलव्विस पाई गई। SHO और पुलिस एहलकारों से मुतालिक तफ्तीश भी की जा रही है। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में AVCC पुलिस का मुबैना मुकाबला। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, उनके 2 साथी फरार हो गए। मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। AVCC के मुताबिक कोरंगी में 6 मुश्तबा अफराद ने पुलिस को देखकर फायरिंग की थी। गिरफ्तार मुल्जिमान में मेहरान, अयान, अब्दुल हमीद और अवैस शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस थे। वज़ीर ख़जाना से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई है। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों ने मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला किया। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर ख़जाना के विजन को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया।
वज़ीर ख़जाना का कहना था तवानाई और FBR में इस्लाहात से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। नेशनल लॉजिस्टिक के 16 ट्रक कीनू लेकर रूसी शहरों टर्बंड और ग्रूजनी में पहुंच गए। ये ट्रक अफगानिस्तान की बजाय ईरान और आज़रबाईजान के रास्ते 18 दिनों में रूस पहुंचे। पाक फौज और FC बलूचिस्तान का ज़ायरीन के लिए पाक फौज और FC बलूचिस्तान की जानिब से नौशकी में आरामगाह कायम कर दी गई। दुरूदो सलाम की सदाएं, तलावत और नात के मुकाबले, बोल की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। सहरो इफ्तार में मारूफ स्टार साहिर लोधी ने सबके दिल जीत लिए। शुरका को इनामात से भी नवाजा गया। रमज़ान में शैतान कैद लेकिन महंगाई का जिन आज़ाद है। नाम के सस्ते बाज़ारों में भी सब कुछ महंगा मिल रहा है। दुकानदारों ने सरकारी निर्ख नामों को महज कागज़ का टुकड़ा समझ लिया है। आए रे महंगाई, आवाम की दुहाई। महंगाई ने गरीब आवाम से नवाला भी छीन लिया। मुनाफाखोरों ने अशियाए जरूरिया की कीमतों में 100 गुना इजाफा कर दिया। फैसलाबाद और सरगोदा में इफ्तार की रौनक खजूर भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। ईरानी खजूर 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। आए खजूर लेने 3-4 किलो 5 किलो लेते, अभी ये 1 किलो लिया है। अंदरूनी सिंध और लाड़काना में गिरां फरोश आवाम की जेब के दुश्मन बन गए। मार्केट में सब्जी और फ्रूट सरकारी दाम पर मयसर नहीं। जैसे बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि जैसे माह रमजान आता है वो रेट कम कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही ये जो है ना रेट डबल कर दी जाते हैं। केला फी दर्जन 80 रुपए था, अभी 150 रुपए। सुन के हमें होश उड़ गए और इतनी महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये देखें, रमज़ान से पहले अशिया की जो खुर्दनोश रेट थे वो कम थे, तो अभी जब से ये रमज़ान शुरू है 2-3 दिन से ये काम बहुत बढ़ गया है। सक्खर में भी फलों के निर्ख 2 गुने हो गए। 100 रुपए दर्जन मिलने वाले कीनू भी 200 रुपए हो गए। दर्जा अव्वल सेब 400 और खरबूजा 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। बात कर जाए कराची से मुताल्लिक। रमज़ानुल मुबारक में कराची वालों को गैस की लोड शेडिंग का सामना है। ख़वातीन शदीद परेशान हैं। कहती हैं सहरी और इफ्तारी बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। सर्दी में रूठ जाने वाली गैस रमजान में भी ना मानी। सहरी और इफ्तार के औकात में गायब। घरेलू उमूर ठप हो गए। कमर्शियल सारिफ भी सर पकड़ कर रह गए। कराची में गैस लोड शेडिंग ने घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। शहरी कहते हैं गैस के ना होने की वजह से घरों में खाना बनना दुश्वार हो गया है। रोजाना हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। रात में घर जाए काम से फारिग हो सिलेंडर भरवाना पड़ता है। घर वालों की परेशानी की वजह से हमें ना शहरी में गैस है ना अफ्तारी के टाइम में गैस है। बहुत परेशान करा हमें गैस वालों ने। पहले गैस सस्ती थी, अब गैस भी महंगी हो गई है। अब गैस लेने चले जाओ तो गैस वालों के पास गैस नहीं होती है। कब से नहीं आ रही है गैस की, तो बहुत परेशानी है। पता नहीं क्या होगा यहाँ इस मुल्क का। बहुत प्रॉब्लम है, ना शहरी में ना सुबह में ना दिन में। बच्चे भी ऐसे जाते हैं, क्या करें बताएं। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन का कहना है कि बिल पूरे आते हैं लेकिन पाइप्स में गैस के बजाय सिर्फ हवा आती है। आगे बढ़े आपको बताएं, दहशतगर्द इसराइल के मुजालिम थम ना सके। रमज़ानुल मुबारक में भी निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफ़िले पर हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद, 83 ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में भी बमबारी, 24 घंटे में मज़ीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की तादाद 31,232 हो गई। 72,760 जख्मी हो गए। गजा में अब भी खुराक के इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म की डिटाई बरकरार है। रफ़ा पर ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे डाली है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा है कि इजरायली फ़ौज हठधर्मी ख़त्म करे। हमले गज़ा की सूरत हाल को तवज्जो हटाने के लिए किए जा रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन का गज़ा जंग से मुतासरा 15,000 ख़ानदानों के लिए रमज़ान फूड पैकेज गज़ा पहुँच गया। अल-खिदमत के हालिया इमदादी खेप रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए गज़ा में दाखिल हुई। 20 बड़े ट्रॉलर्स में 400 टन अशिया खुरनोश समेत 1 एम्बुलेंस शामिल है। अल-खिदमत फाउंडेशन अब तक गज़ा मुतासरीन के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए की इमदादी सरगर्मियाँ सरअंजाम दे चुकी है। अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान ने इस्माइल मिस्र से गज़ा इमदादी सामान भिजवाते हुए गुफ्तगू में कहा, गज़ा जंग से मुतासरा 22 लाख अफराद पूरी दुनिया ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए इम्तिहान है। अल-खिदमत फाउंडेशन जंग से मुतासरा बहन भाइयों को रिलीफ फराहम करने में कोशां है। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। बादलों की इनिंग्स धुआंधार, कहीं मूसलाधार बरसात तो कहीं बर्फबारी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्र रहमत। नथिया गली के पहाड़ों पर बर्फबारी, गलियात में गाड़ियां फंस गईं। चित्राल में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल, कैलाश वैली में सफ़ेद मोतियों की बरसात। मालम जब्बा कालाम, माहौडंड में बर्फबारी, मौसम सुहाना हो गया। कागान नारान में बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें। कोयटा, नौशकी, पंजगूर, जूनी, नसीराबाद, बारखान, सिब्बी, जोब, खुजार में बादल जमकर बरसे। बारिशों और सैलाबी रेलों से जाँबाक अफराद की तादाद 10 हो गई। मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात मुकम्मल तबाह, 1040 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 4 सड़कें मुकम्मल तबाह, 1 पुल सैलाबी रेले में बह गया। पाक फौज, नेवी, ज़िला इंतज़ामिया समेत दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। आपको बताएं पाकिस्तान सुपर लीग में अब होंगे बड़े मुकाबले। प्ले ऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी क्वालिफायर में पंजा आजमाई करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जुमे को एलिमिनेटर में आमने सामने होंगी। फातेह टीम फाइनल के लिए पहले क्वालिफायर की नाकाम टीम से मुकाबला करेगी। टाइटल की जंग 18 मार्च को कराची में लड़ी जाएगी। पाकिस्तान डेफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में श्रीलंका को बाआसानी शिकस्त दे दी। शारजा में खेले गए डेफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 63 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के फाइनल में बाआसानी 88 रन से कामयाबी समेटी। और भी बताएं पाक फौज के ज़ेरे निगरानी पसनी बलूचिस्तान में 7 से 11 मार्च को शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। मुख्तलिफ सरकारी इमारतों, स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पतालों में 5000 पौधे लगाए गए। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। जहनी माजूरी के मर्ज में मुब्तला एबटाबाद के इंतहाई पसमानदा घराने से ताल्लुक़ रखने वाला मुसद्दिक गुलजार इटली में होने वाले 17वें स्पेशल ओलंपिक विंटर वर्ल्ड गेम्स में मुल्क भर से इसमें स्नेकिंग के मुकाबले में लिए गए मुंतखब होने वाले 4 खुशनसीबों में शामिल है। मज़ीद देखते हैं सरदार राशिद खान की इस रिपोर्ट में। गलियात से ताल्लुक रखने वाला 18 साल मुसद्दिक गुलजार शादी हॉल में बर्तन वॉशिंग का काम करता है, जबकि इसकी वालदा स्कूल में सफाई का काम करती हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अयूबिया में जारी तरबियती कैंप में मुसद्दिक ने ज़हनी माजूरी को पीछे छोड़ते हुए इस कैंप के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर सबको हैरान कर दिया। मुसद्दिक गुलजार इटली में होने वाले मुकाबलों में मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म है। इटली में पाकिस्तान का गोल्ड मेडल हासिल करूंगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा, मगर हुकूमत पाकिस्तान से मुझे गुजारिश है कि मुझे उसको इस सरकारी जॉब चाहिए। कोच ने बताया मुसद्दिक बहुत मेहनत करके इस स्कीइंग का चैंपियन बना है। तो इस गुर्बत के आलम में इस बच्चे का जो है स्कीइंग चैंपियन, पाकिस्तान का चैंपियन बनना, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और इंशाल्लाह जो कोचेज़ हैं और जो हम सब हैं, हमें नज़र आता है कि इंशाल्लाह जो वर्ल्ड विंटर गेम्स इटली में होने जा रही हैं 2025 में, पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन चांसेस हैं कि ये गोल्ड मेडल लेके आएगा। हुकूमत को स्पेशल अफराद पर खुसूसी तवज्जो देना होगी ताकि मुसद्दिक जैसे सैकड़ों नौजवानों को अपनी सलाहियतों से मुल्क और कौम का नाम दुनिया भर में रोशन करने का मौका मिल सके। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।